नमस्कार दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है ये अप्रैल महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स का वीडियो है और इसमें कुछ कुछ चीज़ जो है मैं छोड़ दिया हूँ। जैसे उसमें मैंने कहा है कि आप खुद से तैयारी करें या कमेंट बॉक्स में लिखें या गूगल में सर्च करें, तो वो सब जो चीज़ है वो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सीरियसली लेंगे और नोट्स बनाएंगे। वीडियो जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैसे तो जितना भी चीज़ इसमें डाला हूँ वो सारे ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी अगर आपको लगता है जो ठीक है कुछ चीज़ हमको याद रहेगा, कुछ चीज़ याद नहीं रहेगा, तो जो चीज़ याद नहीं रहेगा उसको वीडियो पॉज करके नोट्स बना लें। ठीक है, बढ़िया से तैयारी कीजिए। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस वैश्विक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? सी। इसका उत्तर है सी। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जिसको बोल सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 6 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो है मेन पर्पस क्या है, जो पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उनको एक्टिव रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और सद्भावना और सहयोग रखने के लिए, टीम स्पिरिट जिसको बोलते हैं, उसके लिए मनाया जाता है। और इस साल जो है यूएन ने अपील किया है कि पीपुल टू बी एक्टिव एंड हेल्दी टू बीट कोविड। ठीक है, तो इस साल का पर्पस यही है कि आप एक्टिव रहिए। और जैसा कि जानते हैं अभी कोरोना महामारी चल रहा है, जिसका कि अंग्रेजी में नाम दिया गया है कोविड-19। तो इसमें एक्टिव रहकर इसको परास्त करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए यूएन ने अपील किया है कि हेल्दी रहा जाए। तो इसका उत्तर जो है वो दोस्तों सी होगा। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की जीवनी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक कौन है? ठीक है, ए मिलिंद कर्माकर, बी मायाभूषण नागवेरकर, सदगुरुपति सॉरी यह है पाटिल होगा इसमें, है सदगुरु पाटिल। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। बी और सी दोनों, इन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है मनोहर पार्रिकर की, सदगुरु पाटिल एंड मायाभूषण नागवेनकर। ठीक है, ये पेंगुइन के बुक पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें मेनली क्या है, उरी अटैक जो हुआ था उसके बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसमें इस किताब में उसके क्या क्या हुआ था उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मनोहर पार्रिकर की जो जीवनी है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसके लेखक कौन कौन है? मायाभूषण नागवेनकर और सदगुरु पाटिल। ठीक है, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मूव प्रतिभा शुरू की है? ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उड़ीसा। द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कल्चरल कंपटीशन मूव प्रतिभा। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? जो कोविड-19 के दौरान तो सब कुछ बंद है, स्कूल वगैरह बंद है, तो बच्चों के बीच में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करे। और इसका उसमें क्या क्या होगा? पेंटिंग, राइटिंग, स्लोगन्स और शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स। तो बेसिकली ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछता है। तो मोह प्रतिभा सांस्कृतिक प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू किया? तो उसका आंसर होगा डी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। दोस्तों ये कम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक रेट वाला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कोबे ब्रायंट होगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या थे? महान बास्केटबॉल
खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इनको मरणोपरांत ये हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? स्टक इन इंडिया, स्टैंडर्ड इन इंडिया, विजिट इंडिया, काउट इन इंडिया। दोस्तों इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड इन इंडिया। स्टैंडर्ड मतलब फंसे हुए, तो इसका आंसर बी है, स्टैंडर्ड इन इंडिया। और ये इसलिए हुआ, कोविड-19 में तो अचानक से लॉकडाउन हो गया, सब जहाज़ वगैरह बंद हो गया, रेल बंद हो गया, तो कई पर्यटक जो देश के इंटीरियर हिस्से में, जैसे कोई रांची गया था हुंडरू जलप्रपात देखने के लिए, या कोई बिहार में आया हुआ था बोध गया मंदिर, तो ये सब जो फंसे हुए थे, गया में ही रह के तो वो पूरा 3 महीना नहीं गुजार सकते थे, या पटना में कोई फंसा हुआ था, तो उन सब के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया अभियान चलाया था, पोर्टल चलाया, ताकि उसमें वो विदेशी पर्यटक जो है रजिस्टर कर सके और उनको वापस सही जगह पे पहुंचाया जा सके, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। इसका क्या मतलब है? जो हाई ग्रोथ ईयर कब से कब तक माना जाता है, तो बेसिकली 90s में जब उदारीकरण शुरू हुआ था, उससे पहले 1985 के आसपास में इंडिया का ग्रोथ रेट कम था, उसके बाद से जो बढ़ना चालू हुआ और 2010-11 तक जो आया, इस पीरियड में बैक स्टेज मतलब पर्दे के पीछे क्या काम हो रहा था। देखिए, कोई भी इकोनॉमी ग्रो करता है तो उसके पीछे क्या क्या पॉलिसीज आती हैं, क्या किया जाता है, सरकारी वित्त मंत्रालय क्या करता है, बजट क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, तो इस सब से रिलेटेड चीज़ जो है वो बैक स्टेज इसको बोलते हैं। पॉलिसी मेकर्स के जो नियम कानून बनाते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो इससे रिलेटेड ये किताब है, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वो डी। ये किताब जो है मोंटेक्सिन आहलूवालिया ने लिखी है। इनको 2011 में पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। और ये हाई ग्रोथ ईयर जो 1985 से 2014 के बीच में जो पॉलिसी मेकिंग हुई थी उसकी कहानी का वर्णन है, ठीक है। बेसिकली इसमें यूपीए का जो 10 साल का शासन है, इसमें जो ग्रोथ हुआ है इंडिया का, इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसके राइटर जो हैं वो मोंटेक्सिन आहलूवालिया है, वो फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और योजना आयोग का अंत कब हुआ, नीति आयोग जो बना है उसकी शुरुआत कब हुई, ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत की है? दोस्तों, कोई भी कंपनी जो स्टार्ट होता है या कुछ भी होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है ये कॉरपोरेट मंत्रालय का काम है, ठीक है। ये कॉरपोरेट मंत्रालय का काम है। कोई भी कंपनी आप अगर एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। और इसका ये जो कंपनी फ्रेश स्टार्ट योजना है, इसका क्या काम है? जो फाइलिंग रिलेटेड फाइलिंग करना है कंपनी का, या बोर्ड बैठक अपडेट करना पड़ता है, ये सब चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान मतलब एक जस्ट ओवरव्यू होना चाहिए एमसीए करता क्या है, ठीक है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, ठीक है, ये सब स्कीम जो लाया है ये सब कंपनी फ्रेश योजना के तहत लाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन लाया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री लाया है। कोरोना वायरस के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट रद्द किया गया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है? ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रांस में विंबलडन
ये होता है यूके में, ठीक है, और यूएस ओपन कहाँ होता है? अमेरिका में, ठीक है। इसका आंसर होगा विंबलडन। दोस्तों विंबलडन जो है मेनली जून के महीने में, जून जुलाई में होता है, ठीक है। और इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब, ठीक है। ये AELTC फुल फॉर्म है उसका, ठीक है। और इसने रद्द कर दिया, पहली बार 2020 का विंबलडन जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद में रद्द किया गया है, ठीक है। और विंबलडन जो है वो कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो है, इसमें 2-3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। ये अभी पॉइंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले मतलब मिट्टी का कोर्ट रहता है, और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। निम्न में से किस बैंक ने BSE इंडिया के साथ इंटरनेशनल एक्सचेंज पर $100 मिलियन लगभग 750 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड को सूचित किया है? दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, भारतीय स्टेट बैंक। ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड मतलब जो इससे जुटाया हुआ पैसा जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली उद्योग में लगाया जाएगा, इंडस्ट्रीज में लगाया जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड किसको बोलते हैं? भारत का बॉन्ड जो विदेशी इसमें एक्सचेंज पे इशू किया जाता है इंडियन रुपीज में, उसको क्या बोलते हैं? मसाला बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? SBI ने $100 मिलियन, इसमें रफली 750 करोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी 75 रुपये के आसपास पर डॉलर का रेट चल रहा है। निम्न में से किस संस्थान ने एक समय में कई रोगियों हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड डिजाइन किया है? ठीक है, इसका आंसर होगा नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम। ये नेवल डॉकयार्ड में ही क्यों हुआ, ये सोचने की बात है। देखिए सब न्यूक्लियर सबमरीन या कोई सा भी सबमरीन जब समुंदर के अंदर में रहता है तो उसके अंदर जो लोग बाग होते हैं उसको तो ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, और इमरजेंसी केस में इसमें एक मैनिफोल्ड रहता है जिसमें सभी आदमी एक साथ में ऑक्सीजन ले सकते हैं। वही सिस्टम जो है कोरोना काल में इन्होंने आम जनता के लिए शुरू किया बाहर में, ठीक है। और ये कल्याणी में ये जो हॉस्पिटल था विशाखापत्तनम का MOM, ये ध्यान मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, इसका मतलब पब्लिक के लिए खोल दिया इसको। इसमें क्या है, जो एक साथ में मल्टीपल पेशेंट्स एट ए टाइम, वो जैसे ऑक्सीजन नॉर्मली क्या होता है हॉस्पिटल में वेंटिलेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ऑक्सीजन वाला जो वेंटिलेटर होता है उसमें एक बार में एक मरीज रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा एक साथ में कई मरीज को एक ही सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के संशोधित मानदंडों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी बनने के लिए जम्मू कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति के लिए समय सीमा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? सी। ये क्या किया है, जम्मू कश्मीर में अभी सभी लोग जो है वहाँ का स्थायी निवासी बन सकता है। इंडिया, इससे पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर को जब तक राज्य का दर्जा था तो वहाँ पे बाहरी आदमी, मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर का आदमी अस्थायी निवासी नहीं बन सकता था। तो अभी जब रीऑर्गेनाइज किया है स्टेट को, तो 15 साल आप अगर रह रहे हैं कश्मीर में या आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं 7 साल से और वहीं से 10वां और 12वां का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप जो है वहाँ का स्थायी निवासी बन सकते हैं।
निम्न में से किस क्रिकेटर को विजडन द्वारा अग्रणी क्रिकेटर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों 2019 में हुआ था वर्ल्ड कप। ठीक है, वर्ल्ड कप में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका हुआ था? बेन स्टोक्स का। तो इसका आंसर होगा सी। और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर है। ठीक है, लास्ट में जहाँ तक हमको लास्ट विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड का जो था वो एंड्रयू फ्लिंटॉफ, ये शायद 2005 या 6 में, जहाँ तक हमको 2005 या 6 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और 2020 का किसको मिला? बेन स्टोक्स को। और महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला विजडन का? तो एलिस पेरी को। एलिस पेरी कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया की है, खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, और मेरे ख्याल से ये मिचेल स्टार्क की वाइफ है। ये फास्ट बॉलर भी है और बैट्समैन भी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत निम्न में से किस राज्य ने सूक्ष्म सिंचाई, इसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन ये शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में ही मैं बता रहा हूँ ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के लोगों को समझ में आ सकते। सेकेंड नंबर पे कौन रहा इसमें? कर्नाटक। और थर्ड नंबर पे गुजरात। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत में, ये जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण का कंपटीशन होता है वैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी कंपटीशन होता है। ठीक है, इसका क्या फ़ायदे हैं रैंकिंग का, ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा रैंकिंग क्यों होता है। कोविड-19 के कारण 19वें एशियाई खेलों के लिए 3 आधिकारिक शुभंकर हांगकांग, लियानिलियन और चेनचेन का अनावरण हांगझो में एक डिजिटल समारोह में किया गया। इसको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट। ठीक है, इसका नाम है स्मार्ट ट्रिपलेट। और ये एशियाई खेल कहाँ होंगे? चीन में। ठीक है, और ये है क्या एक्चुअली में? ये हेरिटेज है कि कहाँ का? हांगझू प्रांत का। ठीक है, स्मार्ट ट्रिपलेट नाम है इन लोगों का। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हांगझो में, ईस्टर्न चाइना में पाया जाता है। ये जो प्रांत है इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तीनों। किसे दुबई क्रिकेट कोचिंग एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर जो है आप धोनी से लगा सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर जो है वो रोहित शर्मा है। इनको दुबई में क्रिक किंगडम एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन केवल 13 दिन में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? इसका आंसर है आरोग्य सेतु। ठीक है, और इसमें जो कीर्तिमान है ये अब मैं बताता हूँ। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किया गया है। और किसके अंतर्गत? तो मिटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, 4 दिन में ये ऐप बनाया गया। ठीक है, 11 भाषाओं को सपोर्ट करता है और 5 करोड़ लोगों ने मात्र 13 दिन में इसको डाउनलोड किया। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कितने दिन में बना? 4 दिन में। कितनी भाषाएं? 11। कितने लोगों ने डाउनलोड किया? 5 करोड़ लोगों ने। कितने दिन में? 13 दिन में। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए। ठीक है,
निम्न में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से नागरिकों को मुफ्त भोजन प्रदान कर रहा है? दोस्तों इसमें ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दीदी नाम है तो लोगों के दिमाग में पहले बंगाल ही जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो है झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना शुरुआत की है और उसका क्या पर्पस है? ये फ्री में ज़रूरतमंद लोगों को, विकलांग लोगों को और बच्चों को और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जो गांव में एकदम गरीब लोग हैं, उनको फ्री में भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गई है। निम्न में से किस विद्युत कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा टाटा पावर। एडिसन कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन, बिजली बल्ब का आविष्कारक। टाटा पावर जो है इसको मिला है किस लिए? क्लब एनर्जी, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। दोस्तों ये क्या है, स्कूल में जो बिजली उपकरण है उसको स्विच ऑफ करके जाना है और जब स्कूल खुलेगा तो स्विच ऑन करना, और इससे इतना यूनिट लगभग 30 लाख मिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई है 2007 से। और टाटा पावर जो है इंडिया का सबसे बड़ा पावर कंपनी है। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला पहला राज्य बन गया? इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ मिलके अपना कम्युनिटी किचन जो है इसको टैग किया है और यहाँ पे 12 लाख टोटल जो है 75 डिस्ट्रिक्ट में 12 लाख फूड पैकेट जो है डेली बन रहा है। ठीक है, और इसका मेन कौन है? ये जो कम्युनिटी किचन है ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे मदरसा हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, और एनजीओ की मदद से ये कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस, ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये सीधा बोला जा सकता है जो सरकार का आंगनवाड़ी केंद्र है उसके थ्रू से, या कुछ भी जोड़ लीजिए सरकारी चीज़ जो है, लेकिन इसको मतलब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कम्युनिटी किचन को चलाया जा रहा है। और इसको जियो टैग किसके साथ में मिलके किया गया है? तो ये गूगल के साथ में और उत्तर प्रदेश में। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के मुआवजे के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस हम लोग डाकिया जो हम लोग को चिट्ठी पहुंचाया, कोविड लॉकडाउन में भी स्पीड पोस्ट काम करते रहा, भले ही वो 3 दिन में पहुंचाने वाले चिट्ठी को 1.5 महीने में पहुंचाया, लेकिन काम तो किया। तो उसको 10 लाख रुपया जो है अगर कुछ भी होता है, संक्रमित होता है, तो मुआवजा मिलेगा। अब ये क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट मैं इसमें एक्सप्लेनेशन पे ही आ गया। जो अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो ये 1970 से शुरू है किया गया है 22 अप्रैल को मनाने के लिए अर्थ डे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कहीं पे, हाल ही में आया था बीपीएससी सहायक में। ठीक है, और ये 50वां साल इस बार 2020 में 22 अप्रैल को मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो रैंक जो है वो 142 है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम मतलब क्या आता है? प्रेस का काम है सरकार की आलोचना करना, सरकार की खामियों को निकालना, प्रशंसा भी करना, लेकिन सरकार क्या क्या गलत कर रहा है, कौन कौन सा पॉलिसी बैकफायर कर गया, उसका आलोचना करना प्रेस का काम है। और प्रेस अगर ये काम नहीं करता है, जो भी कारण हो, सरकार उसको ये क्या कहते हैं विज्ञापन नहीं देता हो या कुछ भी हो, तो अगर वो सरकार के खिलाफ लिख नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो उसको फ्रीडम का हनन कहा जाता है।
और भारत का 180 देशों में 142वां रैंक है। ठीक है, ये 2 पॉइंट गिर गया है 2018 की तुलना में, 19 की तुलना में, और 6 पॉइंट गिरा है 2018 की तुलना में। नॉर्वे को पहला रैंक है। ठीक है, चाइना को 177वां पोजीशन है, और सबसे लास्ट कौन है? नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का रैंक कितना हुआ? 180 देशों में 180। ठीक है, इंडिया का पोजीशन हुआ 142 और नॉर्वे है फर्स्ट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है ये 1993 में 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन जो हुआ है वो लागू हुआ था। किसके रिलेटेड? पंचायती राज के लिए। अब दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था और किस दिन? 2 अक्टूबर 1958 कि 52, जो भी है, 2 अक्टूबर को लागू हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान में। ये ईयर जो है ये खोज के आप लिखिए अपना नोट्स में। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज का शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर को। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना चालू किया है, जिसके तहत 11 रुपये दिए जाएंगे हर एक मास के लिए। ठीक है, शहरी क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो अगर घर पे बैठ के मास्क बनाती हैं तो हर एक मास्क के लिए 11 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, और पेमेंट जो है सेम डे या उसका अगला दिन उसको मिलेगा। किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा असम। असम में जो है वो धन्वंतरी योजना चालू हुआ है, जिसमें कि पेशेंट को बस फ़ोन पे अपना डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भेजना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है उसके घर पे दवाई का डिलीवरी करेगा। भले ही वो दवाई मुफ्त वाली दवाई की श्रेणी में आता है या नहीं है। अगर 200 रुपये से ज़्यादा का है तो फिर उसको चार्ज किया जाएगा। अगर देखिए फ्री वाला दवाई है तो फ्री में डिलीवरी होगा। अगर वो दवाई फ्री वाला नहीं है तो 200 रुपये तक का है अगर, तो उसको पैसा नहीं लगेगा। 200 रुपये से ज़्यादा रहेगा तो उसको पैसा लगेगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय क्या है? ठीक है, तो इनोवेट ए ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, और ये कौन मनाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 26 अप्रैल को। ठीक है, इस बार का थीम क्या है? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ये अप्रैल मंथ का था करंट अफेयर्स। मई और जून का वीडियो इस संडे, आज मतलब 5 अगस्त है तो 6 बृहस्पति, 7 शुक्र, 8 और 9 तारीख में ये दोनों वीडियो आपको कंप्लीट मिलेंगे। और इसमें बेसिकली बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम को ध्यान में रख के दिया गया है। इसका इकोनॉमिक वर्जन भी, मतलब इसमें इकोनॉमिक्स का ज़्यादा चीज़ नहीं डाला हूँ क्योंकि बिहार में उतना पूछता नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स जो है एक साथ 3 महीना का, अप्रैल मई जून, ये आपको बना के मैं इसी महीने में दूंगा। ठीक है, और बेसिक्स का जो क्लास है ये सुबह सुबह 10 से 15 मिनट का वीडियो लगभग
कोशिश करूँगा कि हर दिन आप लोगों को मैं दे सकूं। तब तक के लिए इस वीडियो को आप पढ़िए, पॉज करके नोट्स बनाइए और आप बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि आपको इस साल कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट में जॉब